ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग अपीयरेंस और बिल्ट के बारे में पढ़ेंगे। मरीज़ की ज़ाहरी हालत को देख करके भी बहुत सारे अमराज का एक सुपरफिशियल इल्म हो जाता है। फिर जब हम उसकी डिटेल में तफसील में जाते हैं तो उसकी तशख़ीस आसान हो जाती है। इसलिए चाहिए कि जब भी हम लोग मरीज़ का मुआयना करते हैं तो मरीज़ को सरसरी तौर पर देखना चाहिए कि वो देखने में हेल्दी लग रहा है या बीमार लग रहा है। देखने में वो हेल्दी है या बीमार है, क्योंकि कुछ अमराज ऐसे हैं जिनकी ज़ाहरी हालत से ही मर्ज़ की तरफ रहनुमाई हासिल होती है। मिसाल के तौर पर जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उसको जब देखते हैं, उसका जब मुआयना करते हैं तो पैलर दिखाई देता है। इसी तरह से जो जॉन्डिस के मरीज़ होते हैं उसके कंजंक्टिवा का रंग पीला होता है, और जब सीवियर जॉन्डिस हो जाता है तो बदन की तमाम जिल्द पीली नज़र आती है। एक मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा, हाँ मैंने होल्ड किया था थोड़ी देर के, बाहर की आवाज़ आ रही थी, उसको हटाया यहाँ से। तो मैं कह रहा था कि मरीज़ की ज़ाहरी हालत देख करके ही बाज़ अमराज की एक झलक महसूस हो जाती है कि मरीज़ जो है इन अमराज में मुब्तला हो सकता है। जैसे खून की कमी हो तो पैलर दिखाई देता है। अगर जॉन्डिस में मुब्तला है मरीज़ तो जॉन्डिस में जो जिल्द की या स्किन का कलर हो जाता है, पीलापन वो दिखाई देने लगता है। इसी तरह से अगर कोई डिस्निया में मुब्तला है, सांस फूल रहा है, तो उससे ब्रोंकियल एज़मा वगैरह का एक सुपरफिशियल इल्म हो जाता है। और फिर जब हम उसके बॉडी का एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो हम यकीनी तौर पर या फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जब मरीज़ आए तो उसके अपीयरेंस को देखना चाहिए, एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखना चाहिए। नक्श तग़ज़िया के अमराज में जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह में कवाशिरकर है, मेरास्मस में बच्चे की जो है नशोनुमा या ग्रोथ या फिर जिल्द की हालत और चेहरे की एक मखसूस कंडीशन हो जाती है। इसके साथ साथ एडिमेटस कंडीशन को देख करके इस मर्ज़ के मुतालिक फ़ैसला किया जा सकता है। इसी तरह से जो टेटनस में अगर कोई मुब्तला होता है तो उसमें उसके अंदर जो एक स्पास्मोडिक कंडीशन पाई जाती है, तशन्नुजी हालत को देखकर टेटनस के मुतालिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह जनरल एग्ज़ामिनेशन में मरीज़ की ज़ाहरी हालत को देख करके मुख्तलिफ़ अमराज की डायग्नोसिस मुमकिन है। इसलिए मरीज़ के एक्सटर्नल अपीयरेंस और फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखना चाहिए। बहुत सारे अमराज में फेशियल एक्सप्रेशन जो है मरीज़ का बदल जाता है, जो चेहरे के तासुरात होते हैं वो चेंज हो जाता है। ख़ास तौर से जो पार्किंसंस डिसीज़ है या डिप्रेशन है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, एक्रोमेगेली है, या फिर जो 3rd और 7th फेशियल नर्व की जब पाल्सी वगैरह हो जाती है तो उस सूरत में मरीज़ की जो है फेशियल एक्सप्रेशन तब्दील हो जाती है। तो मरीज़
की ज़ाहरी हालत और उसके चेहरे मोहरे को देख करके मुख्तलिफ़ अमराज की तशख़ीस में मदद मिलती है। फेस को एबनॉर्मल फेस वगैरह हैं जिनको एक हिप्पोक्रेटिक फेस कहते हैं, बुकराती चेहरा, हिप्पोक्रेटिक फेस। ये जो चेहरे की एक मखसूस हालत होती है, इसमें आंखें अंदर को धंस जाती हैं और गाल भी पिचक जाते हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है। ये कंडीशन उस वक्त देखने को मिलती है जब जिस्म में फ्लूइड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, ख़ासतौर से जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या पेरिटोनाइटिस है, वर्म बारितूल। इन अमराज में मरीज़ जब डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो इस तरह का चेहरा नज़र आता है, उसका गाल पिचक जाता है और आंखें अंदर को धंस जाती है। इसी तरह से मैरास्मस में एक माल न्यूट्रिशन का मर्ज़ है। इसमें भी मरीज़ की हैयत, चेहरे की हैयत एकदम बिल्कुल बदल जाती है, एक पिकुलियर लुक दिखाई देता है, लगता है कि मरीज़ बूढ़ा हो गया है। मरीज़ ऐसा दिखाई देगा, हालांकि वो बच्चा रहता है लेकिन उसका लुक बूढ़े जैसा दिखने लगता है। अ पिकुलियर ओल्ड मैन लाइक फेसिस इज सीन इन मैरास्मस। उसको क्या कहते हैं? मंकी फेसिस। मंकी फेसिस। मरीज़ का चेहरा अजीबोगरीब और बूढ़े जैसे लगने लगता है। इसी तरह से पार्किंसनिज्म में भी मरीज़ के चेहरे की हैयत बदल जाती है, उसको कहते हैं मास्क्ड फेसिस। मास्क्ड फेसिस। इस तरह के चेहरे की खासियत क्या होती है? जो इस मर्ज़ में मुब्तला होता है, ऐसा मरीज़, वो अपनी पलकों को कम झपकता है, पलकों को कम झपकता है और लगेगा कि घूर के देख रहा है वो। इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग विथ स्टेयरिंग लुक। ब्लिंक कम करता है, उसकी पलकें ब्लिंक कम करती हैं और मरीज़ ऐसा दिखता है जैसे वो घूर करके देख रहा है। और जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें भी कमी पाई जाती है, एकदम ब्लैंक दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो पाल्पेब्रल फिशर है वो वाइडेंड होती है। जैसे मास्क के चेहरे पे किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसीलिए मास्क से तशबीह दे करके इसका नाम रखा गया मास्क फेसिस। दूसरी कंडीशन है जिसको कहते हैं मून शेप फेस, हिलाली चेहरा। शायर के कलाम में या नगमात में अगर चांद जैसा चेहरा कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मेडिकल फील्ड में अगर मून फेस कहा जाए तो इसका मतलब वो मरीज़ है। इसका मतलब है कि वो मर्ज़ में मुब्तला है। ख़ास तौर से मून फेस किसको कहते हैं? ब्लोटेड एंड राउंडेड फेस को। इस तरह से फुल मून होता है गोल मटोल, उस तरह का चेहरा उसका, मरीज़ का चेहरा गोल मटोल हो जाता है। और मून फेस के बहुत सारे असबाब हैं। इसमें एक अहम सबब क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। और दूसरा बड़ा सबब क्या है? कोर्टिसोन वगैरह का जो मरीज़ इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें जो बतौर दवा व इलाज के कोर्टिसोन पर लंबे समय तक रहते हैं, तो ऐसे मरीज़ के अंदर इस तरह की तब्दीली आया करती है। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद असबाब हैं, जैसे कोई एड्रिनल ट्यूमर में
मुब्तला हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उसका चेहरा जो है मून शेप्ड होता है। और दीगर असबाब में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा ऑफ द फेस, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, ये वो अमराज हैं इनमें भी मून शेप्ड फेस हो जाता है। लेकिन आमतौर से कुशिंग सिंड्रोम और कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह का जो लोग लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं बतौर इलाज, उन लोगों का चेहरा इस तरह का हो जाता है, मून शेप्ड। इसके अलावा और भी बाज़ अमराज हैं जिसमें मरीज़ के चेहरे की हैयत जो है तब्दील हो जाती है। जैसे टेटनस में ऐसा लगता है कि मरीज़ मुस्कुरा रहा है, मरीज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया होती है, जिसको क्या कहते हैं, राइसस सार्डोनिकस। राइसस सार्डोनिकस, ये चेहरा लगेगा कि स्माइल कर रहा मरीज़, हालांकि वो मुस्कुराता नहीं, बल्कि वो टेटनस की वजह से उसके अंदर इस तरह की तब्दीली आती है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पर स्याही माइल दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोलेज़्मा। इसका सबब क्या होता है, जो मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। इसी वजह से चेहरे पर स्याही माइल धब्बे नमूदार हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बाज़ दिगर कंडीशंस हैं जिसमें चेहरे की हैयत बदल जाती है। जैसे स्किन टीबी है, स्किन टीबी में नाक और गाल के ऊपर जो है एक बटरफ्लाई रैश अपीयर होता है, ऐसा लगेगा कि तितली की तरह से नाक और गाल के ऊपर बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, बटरफ्लाई रैश या ल्यूपस वल्गेरिस भी कहते हैं इसको। ये स्किन टीबी में इस तरह की कैफियत चेहरे पर पाई जाती है। इसी तरह से जब सन स्ट्रोक या लू लग जाती है या फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर अगर मिट्रल स्टोनिसिस का मरीज़ है तो उसके चेहरे पर भी एक सुर्खी पाई जाती है, डस्की फेस मिलेगा, चेहरे का रंग गहरा सुर्खी माइल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डस्की फेस। और बाज़ हालत में चेहरे पर एडिमेटस कंडीशन जो है नुमाया होती है, जो आईलिड्स हैं वो उसमें सूजन पाई जाती है, पपोटे मुतवर्रिम हो जाते हैं। ख़ास तौर से एक्यूट नेफ्राइटिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इस तरह की कैफियत पाई जाती है। और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ अदविया व अग़ज़िया की हसासियत की सूरत में भी चेहरे पर इस तरह की तहब्बुजी कैफियत नुमाया होती है, जो कि एंजियोन्यूरोटिक एडिमा की वजह से होती है। या जो लकवा का मरीज़ होता है, फेशियल नर्व के फालिज की सूरत में चेहरा एक तरफ डेविएट कर जाता है, मुनहरिफ हो जाता है, एक तरफ माइल हो जाता है। तो इन मिसालों से ये साबित होता है कि चेहरे पर होने वाली ज़ाहरी तगय्युरात मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस में माविन होते हैं, मददगार साबित होते हैं। तो जब भी हम लोग मरीज़ का मुआयना करें तो इन नुकात और पॉइंट्स को अपने जहनों में रख कर मरीज़ का मुआयना करें। अब हम लोग बिल्ट की बात कर रहे हैं, मरीज़ की बनावट कैसी है, इसको भी
मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ का मुआयना करना चाहिए। मरीज़ देखने में सेहतमंद लग रहा है या नहीं, इज़ ही शी इज़ हेल्दी और नॉट, इज़ ही शी इज़ ओबेस और थिन, सेहतमंद है या नहीं है, दुबला पतला लागर है या लहीम शहीम बहुत मोटा ताज़ा है। अगर मरीज़ मोटा है तो ये मोटापा उसके अंदर फरबही की वजह से है या किसी डिसीज़ की वजह से है, इसमें एडिमा पैदा हो गया है। बाज़ अमराज में मरीज़ देखने में मोटा लगता है, जैसे ओबेसिटी में, समने मुफरत में, या फिर कुशिंग डिसीज़ में और मिक्स एडिमा में। जबकि बाज़ अमराज जो ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार रह जाए, मुज़मिन सूरत इख्तियार कर ले, तो उसमें भी मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस है या कैंसर है। इसी तरह से जो हाइपरथायराइडिज्म का मरीज़ होता है, तसम्मुम में दरकिया का मरीज़ होता है, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस का मरीज़ होता है, तो ये लोग अगर लंबे समय तक मर्ज़ में मुब्तला हैं तो ये इंतहाई लागर और नहीफ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मोटा होने, शुरू में तो मोटा होते हैं, लेकिन जब वो इन अमराज में मुब्तला होते हैं तो उसकी जो हैयत मर्ज़ से पहले थी वो मर्ज़ के बाद तब्दील हो जाती है और इंतहाई दुबला लागर नज़र आने लगता है। इसी तरह से जो बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं तो उसके स्किन के नीचे से भी फैट इस तरह से गायब हो जाती है कि इंतहाई लागर और पहचान में नहीं आता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैरास्मस वगैरह है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के जो अमराज हैं उसमें इस तरह की कैफियत मरीज़ की हो जाती है। तो मरीज़ की बनावट को देखते हुए मरीज़ की लंबाई का भी अंदाज़ा करना चाहिए कि मरीज़ की नशोनुमा जो है उसकी एज के मुताबिक नॉर्मल है या नहीं है। अगर मरीज़ की लंबाई नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जिगेंटिज्म, उसको जिगेंटिज्म कहते हैं। जिगेंटिज्म के मुतअद्दिद असबाब हैं। मिसाल के तौर पर हाइपर पिट्यूटेरिज्म, मार्फन सिंड्रोम, हाइपोगोनेडिज्म, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इन अमराज में अगर मरीज़ मुब्तला होता है तो उसकी लंबाई तभी से ज़्यादा हुआ करती है। इसी तरह से अगर कोई बालिग आदमी हो और उसकी लंबाई, उसकी लेंथ जो है 4.5 फीट से कम हो जाए, उसको डार्फिज्म कहते हैं, बोना कहते हैं, पस्ता कद कहते हैं। डार्फिज्म के असबाब क्या क्या हैं? टर्नर सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन, रिकेट्स, और कभी कभी जो है ये हेरिडिटरी भी हुआ करता है। इस तरह से जब हम और आप मरीज़ का मुआयना करें, मरीज़ के इम्तिहान के लिए जाएं, तो इन तमाम पॉइंट्स को जहन में रखते हुए उसका मुआयना करना है, उसका एग्ज़ामिनेशन करना है। इसे कुछ पूछना है? हाँ, वालेकुम सलाम, बोलो। हम्म।
उसका ट्रीटमेंट क्या है? यूनानी के हिसाब से मुसफ़ियात दम देंगे। और प्रेगनेंसी के बाद वैसे भी जब वज़े हमल हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो बहुत सारी औरतें अपने आप फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। जब हार्मोन का बैलेंस हो जाता है तो ये कैफियत दूर हो जाती है, बाद में रह जाती है। तो ऐसी सूरत में मुसफ़ियात दम अद्विया जो हमारी यूनानी मेडिसिन में है वो सब देंगे। हाँ हाँ, उसको मास्क्ड फेस कहते हैं उसको। मास्क्ड फेस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें मरीज़ जो है उसकी पलकें कम झपकती हैं। एक नॉर्मल आदमी के पलकें जो है बार बार झपकती हैं, लेकिन एक जम जम नहीं जाती है, वो कम झपकता है वो। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी बार बार झपकता है, उसकी जो ब्लिंकिंग कम हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो थोड़ा घूर के देख रहा है। और चेहरे पे जो एक नॉर्मल आदमी के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन भी उसका कम हो जाता है। जिस तरह से मास्क एक सर्टेन कंडीशन में होता है, मखूटा, उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, वैसे ही वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ इसी दोनों सिम्टम से थोड़ी पता चलेगा। उसके साथ साथ और भी जो पार्किंसंस के अलामत और निशानियाँ वो सबको भी देखना है। जैसे फेस्टिनेंट गेट है, उसमें फेस्टिनेंट गेट भी पाई जाती है। ठीक है, मरीज़ की एज है और तमाम चीज़ें उसकी डिटेल जो बुक में दर्ज है, उन तमाम को सामने रख करके तब फैसला करेंगे। जिस तरह से हम लोग और भी किसी मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, उसी तरह से तशख़ीस करेंगे कि उसके तमाम तफसीलात में जाएंगे। फिर अगर कोई अलामत या निशानी मिल रही है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे और फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद नदीम अख्तर, समन फातिमा, वालेकुम सलाम। समझ में आ गया कैफ? समन फातिमा, समझ में आ रहा है? मोहम्मद खालिद, वालेकुम सलाम। समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अकबर आज़म, मोहम्मद अकबर आज़म, वालेकुम सलाम। जो कुछ पढ़ाया समझ में आ गया? अच्छा, ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ पूछना है या एंड करें? क्लास को एंड करें या किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सुरैया इब्रार, सुरैया इब्रार, वालेकुम सलाम। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं अब। वालेकुम सलाम।